हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जब भी आप कुछ करने की ठानो तो उसको पूरा करके ही छोड़ना, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ अधूरे में मत छोड़ना। इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा वो सारे के सारे मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बात करूंगा, ना कि मैं किसी का वीडियो देख के आया, किसी का सुना सुनाया। तो जो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सारे अपने एक्सपीरियंस पे बात करने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसे लास्ट तक देखना। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैं कहाँ से शुरू किया और कहाँ अभी हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में अपने बारे में नहीं बताया, मैं अपने बारे में कोई भी बात नहीं किया हूँ, बस बताया था कि मेरा प्लेसमेंट लग गया है, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो जॉब क्या आसानी से मिलता है? बहुत मेहनत करिए भाई, बहुत मेहनत करिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीखो और आप लोग भी आगे चल के तरक्की करो। तो बात करते हैं शुरू से। जैसे कि 10th तक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि आईआईटी क्या होता है, और मैं भी गांव से हूँ। तो गांव में पढ़ा 10th तक, तो मुझे भी उतना पता नहीं था आईआईटी के बारे में। तो 10th जब पास किया तो कुछ थे घर वाले ही, फैमिली में कुछ लोग थे जो इंजीनियरिंग करे थे, तो उन्होंने बताया कि 10th के बाद 12th करते करते जब साइंस लोगे आप, तो 12th के साथ साथ आईआईटी का तैयारी होता है। तो लोग बहुत से कुछ कुछ मिले जो कि बताए कि कोटा चले जाओ, कोटा के लिए। लेकिन हम लोग उतने सामर्थ्य नहीं थे, और मैं घर में मतलब मेरे घर वाले कभी उतना दूर जाने देना नहीं चाहते थे। तो हम पटना चले गए। पटना हमारा लोकल टाउन है। तो पटना से हमने तैयारी शुरू करा। और पटना में क्या होता है कि जितने भी छोटे बड़े कोचिंग वाले हैं, सबके सब क्या बैनर लगा के रखेंगे कि आईआईटी, जेई, आईआईटी, नीट, ऐसा करके। चाहे वो कितना भी घटिया पढ़ाते हो, अगर उन्होंने साइंस का कोचिंग खोल रखा है तो वो आईआईटी का बोर्ड जरूर लगा देंगे। तो जैसे कि जब आपको कोई बताने वाला नहीं हो, कोई हेल्प करने वाला नहीं हो बहुत क्लोजली, जो आपका केयर कर रहा हो, मतलब आपसे कोई सीनियर हो और आपको बता रहा हो, तो आपको तो ठोकर खा खा के सीखना पड़ता है। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ। वैसे ही कोचिंग का शिकार हो गया। मतलब पटना चले गए और इंडिविजुअल कोचिंग पकड़ लिया 3 अलग अलग जगह पे। मैं एक एक कोचिंग पकड़ा जो मेरे फैमिली में थे। तो मुझे क्या पता कि मेरे फैमिली वाले ही मुझे धोखा दे रहे हैं। तो वो टीचर थे केमिस्ट्री का, तो वो अपने तरफ से फिर बता दिए कि फिजिक्स वहाँ चले जाओ, मैथ वहाँ चले जाओ। और रेफरेंस बहुत चलता है भाई पटना में, अगर आपको धंधा चलाना है तो रेफर करते रहते हैं लोग। तो वैसे ही 3 जगह मैंने कोचिंग पकड़ लिया। अब हुआ क्या कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा तो अच्छा चल रहा था। मुझे क्या पता कि आईआईटी का लेवल क्या होता है, बोर्ड का लेवल क्या होता है। तो मैं मज़े से तैयारी कर रहा था। और मैं ये बात झूठ नहीं बोलूँगा, अपनी तारीफ नहीं करूँगा, मैं ठीक ठाक था पढ़ने में। तो वहाँ पे होता क्या था कि मैथ मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मैथ में मैं हमेशा टॉप कर रहा था, मैथ में टॉप कर रहा था, फिजिक्स में टॉप कर रहा था, और केमिस्ट्री थोड़ा लूज था। तो मेरा तो अच्छे से चल रहा था क्योंकि 2 घंटे का पर डे कोचिंग रहता था, और साथ में 2-3 घंटे मैं रूम पर पढ़ लेता था, तो मेरा हो जाता था। तो मैं आराम से दिन रात ताश वाश खेल रहा था वहाँ पटना में रह के। स्टार्टिंग का 2-3 महीने का मैं बात बता रहा हूँ कि मैं ताश वाश खेल रहा था, और कभी क्रिकेट भी खेलने चला जाता था। उसके बाद हुआ क्या कि एक दिन अचानक मेरा रूममेट था जो कि मेंटर्स में पढ़ता था, मैं कोचिंग बता रहा हूँ, वो मेंटर्स में पढ़ता था। और वो बोला कि गौरव जी आप तो टॉप करते हैं, तो आप एक सवाल बताइए ना। तो भाई पिद्दी सा सवाल था, जो कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सवाल था। जिस समय वो पूछा उस समय मुझसे बना नहीं। और फिर जाके मुझे पता चला कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं वो आईआईटी का तैयारी नहीं करा रहा है, वहाँ सो तो बोर्ड भी डूब जाएगा। समझ रहे हो कितना बड़ा झोल था कि मेंटर्स जैसे बड़े कोचिंग का पिद्दी सा सवाल, और मैं अपने इंडिविजुअल कोचिंग का टॉपर नहीं बना पाया। तो लेवल आप देख रहे हो कितना है, कहाँ मैं टॉपर और कहाँ एक पिद्दी सा सवाल मेंटर्स का। हालांकि ये कोचिंग टॉप है तो इसका समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, तब तक 3-4 महीने निकल चुके थे तैयारी करते हुए आईआईटी का, फेक आईआईटी। तो उसके बाद फिर मैं डिसाइड किया, मेरे घर वाले समर्थ थे क्योंकि मुझे हर हाल में इंजीनियरिंग करना था और अच्छी इंजीनियरिंग करनी थी। तो मैं ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं पैसा दे चुका था 30-40 हज़ार। तो मैं ये सोच के अपना 2 साल तो नहीं बर्बाद कर सकता था कि मैंने 40 हज़ार रुपये जमा करा दिया है, अब मैं क्या करूँ, मैं 2 साल बाद ही कुछ करूँगा। तो मैं घर वालों से बताया, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो घर वालों से एक बार बात करना चाहिए। तो मैं घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, जहाँ हम नाम लिखवाए हैं वहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है। फिर मैं उस समय का वन ऑफ द मोस्ट ब्रांडेड कोचिंग जो बोल सकते हो वो था विजन क्लासेस, 2014।
मैं 2014 में मैट्रिक दे करके पटना आया था। तो उस समय का ब्रांडेड कोचिंग था, अभी तो पता नहीं कह सकते किस हालत में है, लेकिन 2014 में बहुत ही टॉप कोचिंग था पटना का। तो मैं वहाँ पे नाम लिखाया, पढ़ने लगा। करीबन 4 महीने निकल गए थे, तो अगस्त का महीना आ गया था और सेशन बहुत पीछे हो चुका था मेरा। तो मुझे दिन रात करके पूरा तैयारी करना पड़ा। फिर भी इतना ज़्यादा होमवर्क रहता है, इतना ज़्यादा सिलेबस चलता है, 6-6 घंटे क्लास चलता है, तो आप समझ सकते हो मैं कितना कंप्लीट कर पाया होगा। फिर भी मैंने बहुत मेहनत करा और फिर जेई का एग्ज़ाम दिया, 11th-12th दोनों मैनेज करके। तो उस समय करीबन कट ऑफ जाता था, अभी तो खैर बहुत कम कट ऑफ जाता है, 30-40 नंबर जाता है, उस समय 72 के आसपास कट ऑफ था। तो 72 शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, और मेरा आया था 78 मार्क्स, कट ऑफ से 5-6 नंबर ऊपर आया था। और मेरा रैंक आया था करीबन 1.5 लाख। 1.5 लाख में तो कुछ नहीं मिलेगा। आप भी यही सोच रहे हो कि 1.5 लाख में कुछ नहीं मिलेगा, और हम भी यही सोचे थे कि 1.5 लाख में कुछ नहीं मिलेगा, और हमने काउंसलिंग नहीं करवाया। और जब अगले साल काउंसलिंग का रिजल्ट देख रहा था, फिर से मैं जब नेक्स्ट काउंसलिंग जब आया था अगला साल, मैं उस पर बात करूंगा, तो मुझे पता चला कि 1,80,000 रैंक तक स्पेशल राउंड में सीट अलॉट हुई हैं। तो यहाँ से एक चीज़ सीख लेना भाई, जिसने भी जेई मेंस का एग्जाम दिया है, एक चीज़ सीख लेना, काउंसलिंग मत छोड़ना ये सोच के कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। एनआईटी मिल रहा था मेरे को 1,80,000 रैंक पे, अभी भी आप जाके चेक कर सकते हो। एनआईटी अगरतला 2016 का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग उस समय मिल रहा था 1,60,70,000 के आसपास में मिल रहा था, और मेरा था 1.5 लाख रैंक। मुझे आराम से स्पेशल राउंड 2 में मिल सकता था, लेकिन मैंने काउंसलिंग अच्छे से नहीं कराया, तो मेरा वो चला गया। कोई बात नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। पैसे तो मैं 2 कोचिंग में देकर बर्बाद कर दिया, मेरा कोई कॉलेज मिला नहीं। लेकिन अब करना इंजीनियरिंग है, तो सबको पता है कि टारगेट करना है, टारगेट एक ऑप्शन है। तो फिर से हमने टारगेट करा, अच्छा नंबर भी आया। जेई मेंस में करीबन मेरा 125 या 20 के आसपास नंबर आए थे, और रैंक भाई 45 या 50,000 के आसपास में रैंक था। तो यहाँ से तो मुझे आराम से एनआईटी मिल सकता था। लेकिन हो क्या रहा था कि अभी तक मैं इतना इतना डेवलप नहीं हुआ था खुद से कि अपना डिसीजन खुद से ले पाऊँ। ज़्यादातर लोग इंटर में जाते जाते हो जाते हैं, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं था, मुझे बस पढ़ने से मतलब रहता था, और बाकी चीज़ें पे मैं ध्यान नहीं देता था। तो हुआ क्या कि घर वालों ने बोला, घर वालों को पता था कि एग्रीकल्चर, कोई बता दिया कि एग्रीकल्चर से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो या बीएससी करते हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगा। और दिक्कत क्या हो गया कि मैं WBJE दिया था, और इसमें मेरा करीबन 2,000 या 2,200 रैंक आया था। तो उसके थ्रू मुझे यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज मिल रहा था। तो एग्रीकल्चर कॉलेज में बड़े आसानी से, इन लोगों को पता था कि एनआईटी में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड पहले दिखाता था उस समय, उसमें ये रहता था कि 60 से 70% लोगों का प्लेसमेंट होता है, बाकी का नहीं होता है। तो सबको लगा क्या है, सबको मीठी खीर नज़र आ गई इधर एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर करेगा सरकारी नौकरी हो जाएगा। और बिहार वाले तो आपको पता है सरकारी नौकरी के नाम पे ही भागते हैं, उसके करीब जाते हैं, मतलब उसकी ओर भागते हैं। तो सेम मेरे घर वालों ने सजेस्ट किया मुझे कि जाओ एग्रीकल्चर में नाम लिखवा लो, एग्रीकल्चर करो। फिर एनआईटी छूट गया। खैर इससे दुख नहीं था, क्योंकि एनआईटी छोड़ के भी हम इंजीनियरिंग ही कर रहे थे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो मुझे तो इंजीनियरिंग करना था। उतना ये डिसीजन नहीं था कि हाँ इलेक्ट्रिकल करना है, कि सीएस करना है, कि एग्रीकल्चर करना है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम भी खुश थे कि 4 साल बाद सरकारी नौकरी लग जाएगा। जब कॉलेज पहुँचे, वहाँ का माहौल ही अलग। वहाँ कुछ कुछ बोले जो कुछ नहीं था, मतलब कंपटीशन का नाम पे जीरो, पढ़ाई के नाम पे जीरो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कॉलेज बहुत ख़राब है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं करना चाहता था वो उस कॉलेज में नहीं था। और फिर आता है एक आदमी का डिसीजन, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं खुद का डिसीजन खुद से लेने लगा, क्योंकि अब लास्ट हो चुका था। मतलब अभी तक ऐसा था कि घर वाले जहाँ बोल रहे थे वो वहाँ मैं जा रहा था, इधर कोचिंग चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इधर इसमें एडमिशन करा लो, उसमें एडमिशन करा लो। तो एग्रीकल्चर ये हो गया कि मैं घर वालों की तरफ से ये फाइनल कर लिया, और मुझे ये दिखा कि ये डिसीजन गलत है। तो अब मैं सोचा कि चलो जब डिसीजन गलत ही हो रहा है, तो मैं वो क्यों ना करूँ जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है। 15 ही दिन में भाई कॉलेज छोड़ दिए। ये एक बहुत ही, मैं अपने बाद में मैं इस डिसीजन को ब्रेव मानता हूँ। आप लोग बताना कि 15 दिन में कितने लोगों के अंदर गट्स है कि आप टारगेट कर रहे हो और 15 दिन के अंदर आपको मिला हुआ कॉलेज छोड़ दोगे, बताना जरूर, ठीक है। तो मैं इस डिसीजन को खुद से ब्रेव मानता हूँ बाद में, क्योंकि मुझे ये फ़ायदा पहुँचाया। तो मैं उस समय ये कॉलेज छोड़ दिया और घर चला आया, क्योंकि अब तो सारे काउंसलिंग बंद हो चुके थे, अब मुझे कोई कॉलेज भी नहीं मिलता, एनआईटी भी नहीं मिलता।
तो यही वो समय था जो सबसे टफ टाइम था, जब आपके घर वाले आपसे उम्मीद कर रहे थे कि कॉलेज गया है कुछ करके लौटेगा, तो आप घर वालों को निराश करके बैठ गए हो। तो घर वाले भी आपके फेवर में नहीं आ सकते, और बाकी के लोग तो बात बना ही रहे थे कि खेत बेच के पढ़ाई करा, खेत बेच दिया, घर आके बैठ गया, सब बहाना है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, ऐसे वैसे बहुत सारे बात बनाने लगे। लेकिन उस समय मैं क्या किया कि खुद को मोटिवेट किया, क्योंकि डिसीजन मेरा था तो लड़ना मुझे था, किसी की बातें सुन के मैं अपना डिसीजन बदल नहीं सकता था। फिर मैं तीसरा अटेम्प्ट दिया। आप सबको पता है जो भी जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं कि जेई मेंस 3 अटेम्प्ट देता है। तो मैं फिर सोच लिया कि यार चलो मेरा प्लेसमेंट हो चाहे नहीं हो, मुझे एनआईटी से इंजीनियरिंग करना है, अच्छी इंजीनियरिंग करना है। तो फिर मैं 3rd अटेम्प्ट दिया, और उस समय मेरे को मिला एनआईटी अगरतला में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि एनआईटी अगरतला में फर्स्ट अटेम्प्ट में आ सकता था, लेकिन जो फेट में लिखा होता है वही होता है। तो 3rd अटेम्प्ट में भी मैं फिर एनआईटी अगरतला में आ पाया, एनआईटी अगरतला से इंस्ट्रूमेंटेशन करा। फिर हुआ एक और लोचा, ज़िंदगी में इतना लोचा है जिसका आप इस वीडियो से आपको पूरा देखने में पता चलेगा कि कितना लोचा है मेरे लाइफ में, ठीक है। फिर भी आई एम लकी कि मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। तो हुआ क्या कि जब 4 साल ख़त्म हो गए, जिसमें 2 साल कोरोना के निकल गए, तो प्लेसमेंट का टाइम आया। और प्लेसमेंट के टाइम पे हम लोगों को पता चला कि भाई ये प्लेसमेंट वाली जितनी कंपनीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब बिहार बोर्ड को अलग से पनिश कर रहे हैं। अब पनिश ये कंपनी वाले कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड वालों ने हमको पनिश किया था, ये तो खैर सोचने वाली बात है। लेकिन ये हुआ क्या कि जब हम 2016 में इंटर का एग्ज़ाम दिए थे, तो उस समय 80-85% पे इंटरमीडिएट टॉप कर जाता था, और हमारे आए 69%, 69, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा था उस समय। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टॉपर परसेंटेज है, लेकिन एक बेहतरीन मार्क्स था 69% एक पढ़ने वाले के हिसाब से। तो जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो ये बोल रहे हैं कि बाकी सारे बोर्ड्स वालों में 75%, 80%, 90% मार्क्स उठते हैं, और बिहार बोर्ड वाले को वो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। वो कट ऑफ लगा दे रहे हैं कि 75% इंटर में मार्क्स चाहिए, 70% इंटर में मार्क्स चाहिए। और मैं वहाँ पे फिर से छट जा रहा था। कितना अनफॉर्चुनेट आप फील करोगे जब शुरू के 10-15 कंपनी आएंगे और आपको प्लेसमेंट में बैठने नहीं देंगे। आप बैठो छट जाओ अलग बात है, आपको बैठने नहीं दे रहे हैं। तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट फील होता है। लेकिन फिर वही है कि अगर आपने मेहनत करा है तो कभी बर्बाद नहीं जाएगा। फिर आया डेलोइट, डेलोइट आया, और आपको मैं बहुत प्राउड से ये बता सकता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे 10-12 लोगों के, उसमें मतलब पैकेज जो भी रहा हो, ये एक ड्रीम कंपनी था। तो सबसे फर्स्ट पर्सन मैं था जो कि एक ड्रीम कंपनी में प्लेस्ड हुआ। उसके बाद ही मेरे फिर सारे दोस्तों को प्लेसमेंट मिला। हालांकि मेरे सारे दोस्त प्लेस्ड हो गए हैं और मेरे से अच्छे अच्छे जगह पे भी हैं, लेकिन मैं ये इस बात में प्राउड फील कर रहा हूँ कि चलो सबसे फर्स्ट बंदा था जो मैं ड्रीम कंपनी में प्लेस्ड हुआ। लग रहा है ना अच्छा। सो ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, ऑल थैंक्स जो आप लोग यहाँ वीडियो देख रहे हो, और कुछ थैंक्स तो डेलोइट को भी बनता है जिन्होंने मेरे को अलाउ करा। तो अभी हम डेलोइट में काम कर रहे हैं, ये सबको लगभग पता ही है। जो भी मेरे वीडियो देखते हैं उन सबको पता है कि अभी मैं डेलोइट में काम कर रहा हूँ, और कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मैं ऐसे बता नहीं सकता। लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी बंदा फिर से प्लेसमेंट लेने के लिए, मतलब इस साल का प्लेसमेंट शुरू हो रहा है, तो डेलोइट में बेखौफ ले सकता है। कहीं भी कोरा वोरा पढ़ के मत चले जाना कि बहुत ज़्यादा ये है। कंपनी में आपको हर जगह काम करना पड़ता है, लेकिन मैं खुश हूँ अपनी कंपनी के साथ फ़िलहाल। तो ये था मेरा जर्नी टोटल, जहाँ की बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। मेरे को हर मोमेंट पे, एक बंदा को क्या हो सकता है, आपको 10th में प्रॉब्लम हो सकता है, 12th में प्रॉब्लम हो सकता है, जेई में प्रॉब्लम हो सकता है, काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने हर वो प्रॉब्लम को फेस करा है, और फिर जाके अभी मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अभी हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग के बाद लगभग फिर प्रोजेक्ट असाइन होगा। तो कुल मिला के ठीक है। फाइनली मेहनत बर्बाद नहीं गया। मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने कभी भी हार्डवर्क करा है, आप तो खुद पे विश्वास रखो, ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सफलता ज़रूर आएंगी। थैंक यू। और बताना कि इस वीडियो से आपको क्या मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कमेंट करके बताना। और आपको क्या दिक्कत होता है। वैसे आप लोगों के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, कभी भी कोई भी दिक्कत होता है मैं हर दिन कम से कम, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 5 से 7 व्हाट्सएप मैसेजेस पे मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। क्योंकि इतने लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया ये कैसे करें, भैया वो कैसे करें। अभी काउंसलिंग में भी बहुत से लोग मेरे से हेल्प लेने वाले हैं। तो बेखौफ
बेफिक्र आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। काउंसलिंग में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं विदाउट एनी फीस आप लोगों का हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, तो जितना मैं फ्री रहूँगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हेल्प करूँ काउंसलिंग में। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, और उससे ज़्यादा है कि सब्सक्राइब करना, जितने भी लोग देख रहे हो शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू।